मैक्सिमम बॉयज लोग लेते हैं। गर्ल्स मैथ्स को ऑप्ट नहीं करती हैं, तो फिर इसका क्या रीज़न है? तो मेरे से ये क्वेश्चन था कि लड़का के कंपैरिजन में लड़कियां मैथ से डरती हैं क्या? अच्छा। तो मैं एग्जांपल दिया, मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इक्विटी है। मैथ्स लड़का हो या लड़की हो, दोनों लेते हैं, और मैथ्स दोनों ही। इंटरव्यू हॉल में जब आप जाते हैं, पहली बार आपका ये इंटरव्यू रहा है, जी जी, बहुत सारे मन में डाउट्स चल रहे होंगे कि कैसा होगा, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, मेरे एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इन सब चीज़ों को भी बैलेंस करना होता है एट द पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अंदर जब जाते हैं तो वो माहौल आप एक बार थोड़ा बताएं कि क्या रहा और क्या क्वेश्चन पहले सामने रखे गए। एक्चुअली मैं जब अंदर गया तो ऑब्वियसली नेचुरल होता है कि अंदर जाने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फियर होता है। बट जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेंबर थे, जो भी बोर्ड के मेंबर थे, काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, काफ़ी कूल होते हैं। तो आपको कभी हड़बड़ाने की जरूरत, आप वहाँ पे जाएंगे तो हड़बड़ी नहीं होता है, वो बहुत ही रिलैक्स होकर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या था? तो मेरे से पहला क्वेश्चन डैप से रिलेटेड क्वेश्चन था। डैप में आपने अपने ओरिएंटेड बात किया था या फिर मतलब आपकी हॉबी ओरिएंटेड चीज़ें थी या फिर फैमिली ओरिएंटेड? नहीं, डैप में जो क्वेश्चन था एक्चुअली में कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन था एजुकेशनल बैकग्राउंड से, जो ऑप्शनल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था कि आपको ऑप्शनल मैथ्स में ऑप्शनल लिए हैं, तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था कि जो आजकल देखा जा रहा है कि मैथ्स जो है मैक्सिमम बॉयज लोग लेते हैं, गर्ल्स मैथ्स को ऑप्ट नहीं करती हैं, तो फिर इसका क्या रीज़न है? तो मेरे से ये क्वेश्चन था कि लड़का के कंपैरिजन में लड़कियां मैथ से डरती हैं क्या? अच्छा। तो मैं एग्जांपल दिया, मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इक्विटी है। मैथ्स लड़का हो या लड़की हो, दोनों लेते हैं, और मैथ्स दोनों ही अच्छा करते हैं मैथ्स में। आपसे आपके लाइफ का एक टफेस्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। यूपीएससी में आने के लिए जी और यहाँ तक आने में आपने किन चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है, जो कि लगता है कि ये मेरे लिए हो सकता है नुकसान हो, या फिर सिलेक्शन के बाद ये मेरी पॉजिटिव इनसाइट हो सकती है? क्या सेक्रीफाइस रहा है? जी हाँ, सेक्रीफाइस तो बहुत ज़्यादा करने पड़ा है। मैं जब डिसीजन लिया कि मेरे को प्रिपरेशन करना है 2021 में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी उस टाइम डिसीजन लेने में कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी सेक्रीफाइसेस होती है कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था, किसी रेपुटेटेड कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, और वहाँ पे मैं मैथ्स फैकल्टी था, तो वहाँ से मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रहा था, तो मैं अपना जॉब क्विट किया और इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने आया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव को देखना पड़ा, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उसको भी फेस करने पड़ा, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़े एग्जाम्स हैं, तो इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब लोग जानते हैं, टॉपर्स की वीडियो की कमी नहीं है, सब लोग जानते हैं। जी, मैं डायरेक्ट पूछूं कि अगर आपने पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक आए, लास्ट स्टेज तक आ चुके हैं आप, जी, कुछ गलतियाँ जो स्टार्टिंग में बिगनर्स करते हैं और जो लगता है कि आपने नहीं की तभी आप यहाँ तक आए, क्या गलतियाँ हैं जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं? 2-3 गलतियाँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉमन मिस्टेक है जो सारे एस्पिरेंट करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट आते हैं वो सबसे पहले सिलेबस तो देखते नहीं है, और PYQ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो और डायरेक्ट बस कोचिंग के ऊपर रिलाई करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार का अटेम्प्ट भी जो देने वाले हैं, मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा उन सारे एस्पिरेंट को कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, PYQ को देखिए, और PYQ को देखने के बाद आप अपने अंदर देखिए कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो PYQ है और सिलेबस है। कुछ PYQ बुक जो आपको ने रिकमेंड करना चाहें, अगर कुछ किया था या सिर्फ ऑनलाइन ही? नहीं, मैं PYQ अभी PYQ तो बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, उसमें तो कोई डिफरेंट नहीं रहता है, बस एक्सप्लेनेशन उनका सेम ही रहता है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वैसा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, लास्ट 3-3.5 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स में। जी, अगर इस समय आपको अपनी चीजें स्विच करनी हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जी, अगर आप इस बार आई थिंक अपीयर होंगे या नहीं होंगे क्या? जी, बिल्कुल। क्या स्ट्रेटजी होने वाली है 3 महीने की? देखिए, अभी सबसे पहले काम जो करना है, चूँकि बहुत कम टाइम रह गया है, 3 मंथ्स ही टाइम रहा है,
तो सबसे पहला जो काम करना है कि जो पूरा पढ़ाई किया या फिर जो भी एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है, मैं भी यही करने वाला हूँ अभी, कि मैं सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करूँगा। अभी प्रैक्टिस करूँगा सीसेट को लेकर, सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करूँगा। सब्जेक्ट के रोटेशन की भी बात आप थोड़ा बताते चले। सब्जेक्ट का रोटेशन में ये मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तो ऑप्शनल को छोड़ ही दें और जो मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह जो मेंस का प्रिपरेशन है उसको अभी क्विट करें। अभी पूरे के पूरे डेडिकेशन होना चाहिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक। तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक होना चाहिए। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन हो जाना चाहिए प्रीलिम्स के निबंध। और जो आपका ये एथिक्स है इसको अभी हटाना है जी, निबंध। और बिल्कुल अभी इसको फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है अभी। ठीक है, जो प्रीलिम्स में आता है उसको पढ़ें, 3 मंथ्स तक उसी को फोकस करना है। ठीक है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सर यहाँ तक आए तो थोड़ा सा उन चीज़ों को रिवील करें कि जब आपका मेंस जो होता है वही लिख के पास करने वाला एग्जाम है और वहीं से आपकी रैंक वगैरह डिसाइड होती है। बिल्कुल। तो जो आपकी आंसर राइटिंग रही है, जो आपके आंसर का फॉर्मेट रहा है, आप कितने घंटे करते थे, साथ ही कब से स्टार्ट की थी, कुल मिला के आंसर राइटिंग के ऊपर डिटेल्ड बात करें। देखिए, मैं आंसर राइटिंग को लेकर ये बोलना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग तो स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए। जब आप कहीं से क्लास ले रहे हैं या फिर जब भी आपको लगे कि प्रिपरेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ तो आंसर राइटिंग को पहले ही से स्टार्ट कर देना चाहिए। डजेंट मैटर आपको पहले आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो बहुत बुरा जाता है आंसर राइटिंग, बहुत खराब लगता है कि मैं ये क्या लिख दिया। खुद की आंसर राइटिंग पे अब तो मेरे को हंसी आती है अभी, तो उस टाइम में पता नहीं चलता है, बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। आपकी कोई एक वजह सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के आपका मैथमेटिक्स से लेना, कोई एक दूसरी वजह हो सकती है कि सिर्फ इंटरेस्ट है? जी नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो था ही था, साथ ही साथ मेरा बैकग्राउंड भी था। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं टीचर भी था। तो मेरे को मज़ा भी आता था पढ़ाने में। तो मैथ्स से खेलना मेरे को अच्छा लगता था, तो नंबर्स मेरे को समझ में भी आते थे। इसलिए मैं इस चीज़ को माना जा सकता है कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं बचपन में, तब यूपीएससी में पहले ही प्रयास में यहाँ तक आए हैं, या फिर बिलो एवरेज रहे हैं, क्या है? क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 10वीं 12वीं में रहे, मतलब परसेंटेज बहुत कम आता है, उनको आसपास के लोग कहने लगते हैं भाई इधर मत जा, इधर अलग लेवल के लोग जाते हैं। जी जी, क्या मैसेज है? देखिए, मैं उन सारे एस्पिरेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि मेरा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा तो मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया 10 में, मेरा 12 में अच्छा नहीं कर पाया। तो मैं उन सारे स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप पढ़ने में कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, ये मैटर नहीं करता है। आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, आप कंसिस्टेंसी है कि नहीं आपके अंदर, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे मैटर करता है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड डजंट मैटर। यूपीएससी को आप किस तरीके से देखते हैं कि वो किस एस्पिरेंट को चुनना पसंद करेगी? अगर मैं एज ए टीचर ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, जी जी, आप एक एस्पिरेंट है वो अलग बात है, लेकिन आप एक टीचर ओरिएंटेड बात करिएगा, यूपीएससी क्या चाहती है एक कैंडिडेट से? यूपीएससी जो भी कैंडिडेट वहाँ पे आते हैं, जिनका भी सिलेक्शन करती है, तो यूपीएससी ये चाहती है कि वैसा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए जिनका तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक हो। ठीक है, पहली चीज़ ये देखती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उनका पर्सनालिटी देखती है, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना है, वो किसी चीज़ को किस तरह से ले पाते हैं, डेडिकेटेड है कि नहीं है, हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है, अभी तक तो मैं भी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मेरे को ये आइडिया नहीं है अभी। जो ये चीज़ें आपने बताई, जी जी, ये तो आपके कोर बुक्स में है नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब यूपीएससी आपको लेगी? तो इसके साथ में ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या अपनी पर्सनालिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनको भी एक्टिवेट करते रहना है, या फिर पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें की जाती है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी इन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी पर्सनालिटी होता है ये किसी एक दिन में तो चेंज नहीं होता है, इसको टाइम लगता है करने में। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम से आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, कि जैसे आप जैसे डिसिप्लिन में आते हैं
आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन में आते हैं तो वो चीज़ ना धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि मेरे को अपना इंपॉर्टेंट टाइम कहाँ पे देना है, कैसे देना है, अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये स्टार्टिंग से ही होने लगता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये हो जाएगा। आपके स्ट्रेटजी के अगर स्वीट पॉइंट पूछूं मैं कि कुछ आपके सब्जेक्ट होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, या फिर जो फेवरेट नहीं है सब्जेक्ट उनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जी जी। तो मैं इन दोनों को थोड़ा मर्ज करूंगा कि जो आपके स्वीट पॉइंट रहे हैं और कुछ कोर सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, डिटेल अगर बात करना चाहें आप। देखिए इसमें क्या है कि ऐसा, देखिए इसमें सबसे जो बड़ी बात है उसको क्या करना है कि ज़्यादा तो डेडिकेशन है, 100% हार्ड वर्किंग है। और इसमें जो स्वीट पॉइंट ये है, स्वीट पॉइंट तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्वीट पॉइंट है। क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि सब्जेक्ट वाइज कि जहाँ से रिपीट नहीं होता है क्वेश्चंस, रिपीट तो क्वेश्चंस नहीं होता है। अगर पीवाईक्यू से देखें सेम क्वेश्चंस नहीं आता है, हाँ थोड़ा सा रहता है, थीम रिपीट, बिल्कुल थोड़ा सा रहता है, सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि एकदम 100% पीछे वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक थीम को डिसाइड कर सकते हैं पीवाईक्यू को देखकर, थोड़ा सा कर सकते हैं। बट हर बार तो आपको पता ही है कि यूपीएससी हर बार अचानक से अलग ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है, अपना पैटर्न ही चेंज कर देती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं जो आपको लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए? जैसे हम सबको पता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, वही मिडिवल से थोड़े कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि मिडिवल नहीं पढ़नी चाहिए या फिर विश्व वाला नहीं पढ़ना चाहिए? वर्ल्ड हिस्ट्री जी, देखिए सबसे पहला बात कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप 2 साल या 1 साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 ईयर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम होता है 1 ईयर, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये बोलूँगा कि आप पढ़िए, ठीक है। बट थोड़ा सा कम टाइम है आपके पास, अगर 8 मंथ्स का टाइम है, 10 मंथ्स का टाइम है, बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप पूरा का पूरा स्किप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाता है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ आपके फ्री रिसोर्स यूट्यूब चैनल या फिर गूगल से कुछ वेबसाइट या गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट सजेस्ट करना चाहें? मैं तो फ्री चैनल, जैसे अभी इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर हैं, तो मैं उनका पढ़ता था। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आते हैं फ्री में है। मंथली मैगजीन, हाँ बिल्कुल, अभी विजन का मंथली मैगजीन है, वो भी फ्री में है। आपने मंथली पढ़ा था या फिर PT 365? नहीं, मैं दोनों पढ़ा था। मैं एग्जाम के टाइम में PT 365 पढ़ा था और मंथली मैगजीन भी मैंने पढ़ा था विजन का। ओके, लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो कवर करना चाहते हैं, इस बार अपीयर होने वाले हैं, साथ ही इसमें ये भी आप अपने फीलिंग ऐड करिएगा। आप एक टीचर हैं और एक आप अच्छी खासी जॉब छोड़ के भी आए इधर, तो आसपास से जो उम्मीदें लगी हैं आपसे उनको भी बैलेंस करते हो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी। जी जी बिल्कुल। तो इन दोनों का जवाब अगर देना चाहें आप। देखिए, मैं सारे जो भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024, जो 3 मंथ्स का टाइम रह गया है, उन सारे स्टूडेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यूपीएससी को हल्के में ना लें। यूपीएससी रियली में बहुत टफ है और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं लोग, और मैं भी पहुँचा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई मूड बना रहे हैं कि मेरे को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो उनको सबसे पहले ये काम करना होगा कि मेहनत करना होगा। पहले अपने अंदर देखना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, तो मेहनत करना पड़ेगा सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, अपने अंदर के डेप्थ को समझे हो कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। जैसे अगर मैं किसी कुआं में छलांग लगा रहा हूँ तो मेरे को पहले डिसाइड पता होना चाहिए कि मेरे को तैरने आता है कि नहीं, तभी मैं कुआं में कूदूंगा या किसी तालाब में कूदूंगा। तो ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कि वो कर रहा है तो मेरे को भी करना है। तो ऐसा नहीं है, अपने अंदर के इंटरेस्ट को समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि मेरे को यूपीएससी करना है कि नहीं। और जो एस्पिरेंट यूपीएससी का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2024 वाले जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी 3 मंथ्स में एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो पहले पढ़ी ही है, बस अभी रिवीजन करना है। मेंस को छोड़ दे, क्वाइट करें, अभी क्विट करें, और अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करें, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स, चलिए उसका प्रैक्टिस करें। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगा कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और अगली मुलाकात हो तो आप प्रॉपर लिस्ट में आए, थैंक यू, ताकि हमें भी एक अच्छे टॉपर्स के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिले। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कैसे लगी, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो
जो मैं ना पूछ पाया हूँ तो वो कमेंट करें, ताकि मैं किसी अगले कैंडिडेट को वो चीज़ें पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।